नमस्कार, पीडब्ल्यूएन क्लासेस में आपका स्वागत है। बोलना बड़ी बात नहीं है और चुप रहना बड़ी बात नहीं है, पर कब बोलना है और किस समय बोलना, इसके लिए विवेक होना यह बड़ी बात है। जब बच्चों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को दिक्कत कहां पर है, आयोग को दिक्कत कहां पर है? पेपर किनको देना है? बच्चों को देना है। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे भारत सरकार के अंतर्गत होने वाली सभी परीक्षाओं के केंद्र सेंटर में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र हों। ठीक, कहीं पर भी देखिए बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटाइए, नॉर्मलाइजेशन हटाइए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आरओ और पीसीएस के एग्जाम के लिए भारी विरोध हुआ, जिसमें बच्चों से ये मांग करी गई, बच्चों के द्वारा ये मांग करी गई कि नॉर्मलाइजेशन भैया हटाइए, हमको नहीं लेना है नॉर्मलाइजेशन, हमारा एक पेपर कराइए और सब लोगों को बिल्कुल बराबरी में बैठाइए। जो जितने पानी में है, जो जितने गहरे पानी में है, ज्ञान के सागर में है, वो पता चल जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को आप हटाइए, तो आपको दिक्कत कहां हो रही है? कोई भी आयोग क्यों नहीं हटा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन? ठीक, बच्चों को पेपर देना है, बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन हटा देना चाहिए। ठीक, अब जैसे तैसे करके फिर बिहार में आपके पास नॉर्मलाइजेशन की मांग चली। लगातार वहां के टीचरों ने, जिसमें हमारे प्रमुख खान सर और अन्य टीचरों ने लगातार अपना योगदान दिया, लाठीचार्ज हुई, तमाम प्रकार की समस्याएं आई, तब जाकर नॉर्मलाइजेशन के फैसले को आपके पास इसमें हटाने के बारे में विचार किया गया। ठीक, तो जरा ये बताइएगा कि भाई आपको दिक्कत क्या हो रही है? कोई भी आयोग हो, अब यही काम भारत सरकार के केंद्र पेपर के लिए चल रहा है। बच्चे लगातार कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटाइए, हटाइए। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा ट्रिक है, जिसको सही से कोई भी परीक्षा का आयोग या प्रत्येक बच्चा उसको समझ ही नहीं पाता है। बस बेचारा चुप्पी साध के इस बात पे रह जाता है कि चलिए भाई, बगल वाले का 6 नंबर बढ़ गया और हमारे 2 क्वेश्चन पीछे हो गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका हो गया। अब कैसे हुआ उसके नहीं पता, क्यों हुआ उसका 6 नंबर ज्यादा नहीं पता। बस आप लोग ये कह देते हैं कि उसका भाई पेपर बहुत कठिन था, और पेपर कठिन तक तो सीमित नहीं रहते, उसके पीछे भी आप तमाम कारण बताते हैं। किसने इतने प्रश्न किए, इतने प्रश्न में इस हिसाब से इसका नंबर बढ़ा और इस हिसाब से आपका नंबर घटा। ठीक है, जिसका कोई सही कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बच्चों की लगातार मांग है कि भैया नॉर्मलाइजेशन आप हटाइए, हमको नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन। आप पेपर कठिन बनाना हो कठिन बनाइए, सरल बनाना हो सरल बनाइए, लेकिन पेपर में नॉर्मलाइजेशन मत करिए। सभी बच्चों को लगातार पेपर दीजिए, सबको बिल्कुल शामिल कीजिए, सबके नंबर एक साथ आप जोड़िए। ठीक, जो होगा फिर देख लेंगे। तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आयोग को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। ठीक, बच्चों को सिलेक्शन पाना है, बच्चों को अपनी नौकरी करना है, बच्चे, सभी बच्चे खुश हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटाइए, तो फिर आप उनको खुश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको जॉब करना है? क्या आपको अपने बच्चों को कुछ को भरना है? अपने लिए कोई गैप रखना है भ्रष्टाचारी का, कि जिसके कारण आप उस नियम के तहत अपने कुछ बच्चों को उसके अंदर कर सके, और जिसको मोहर लगा दीजिए नॉर्मलाइजेशन, उस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। आप अपने बच्चों को सिलेक्ट कराइए, उसके बाद ऊपर से मोहर लगाइए नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका सिलेक्ट हुआ है, पेपर इनका बहुत कठिन था और इन्होंने जितने प्रश्न किए बड़े सिलेक्ट प्रश्न किए, तमाम प्रकार की थ्योरी दीजिए। यही चर्चा आज हो रही है आपके पास एसएससी 2024 के स्कैम में, कि भाई 153 प्लस मेरिट चली जाना ये एक असंभव काम है, एक बहुत बड़ी का बात है। ठीक, ऐसा कौन सा तीरंदाजा बच्चे होने लगे हैं कि आपके पास 153 प्लस मेरिट जा रही है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बस 153 मेरिट थे, वो भी जब रिजल्ट को निकाला गया तो एक ही सेंटर से एक एक दो को रैंक छोड़ के सभी के रोल नंबर समान चल रहे हैं। एक रोल नंबर, फिर एक दो बच्चों को फिर सिलेक्शन, फिर एक दो बच्चे छोड़कर फिर सिलेक्शन, फिर लगातार रोल नंबर की सिलेक्शन। मतलब एक ही सेंटर से, एक ही कक्षा से लगातार सबरे न्यूटन, सबरे आइंस्टीन वहीं पहुंच गए थे उसी सेंटर में पेपर देने। बताइए जरा, ठीक, ये क्या है? ये मतलब कैसे आदमी अपनी आंखों में धूल को झोंक ले? ठीक, कैसे अपनी आंख बंद करके एसएससी के रिजल्ट को बिल्कुल सही मान ले? ठीक, कि आपके पास की एक सेंटर से एक दो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और एक किसी सेंटर से लगातार एक एक रैंक छोड़कर सभी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ये बताइए ये क्या है? अब यहां पर एसएससी चुप्पी साधे हुए किसी प्रकार की कोई कमेंट नहीं कर रही है। लगातार आपके पास 4-5 दिन से भारत के सभी युवा टीचर, सभी यंग टीचर, मेहनत करने वाले टीचर लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार ये सूचना पहुंचा रहे हैं। क्या एसएससी इन वीडियो को नहीं देख पा रही है? किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दे पा रही है? और जैसे ही रिजल्ट एसएससी देती है वो तुरंत उसके 4-5 घंटे बाद कैलेंडर जारी कर देती है अगले एग्जामों का। ठीक, जिससे कि ध्यान भटके बच्चों का और इस पर कोई चर्चा ना हो। ऐसा कैसे चलेगा?
ठीक। अब नॉर्मलाइजेशन बंद होगा तो इसके अलावा आप अन्य रास्ते ढूंढ लेंगे, जैसे कि अभी आपने किया कि एग्जाम सेंटर से आपके बच्चे पास हो रहे हैं, लगातार एक ही सेंटर से बच्चे सिलेक्ट आपके पास पा रहे हैं। ठीक। तो मेरे भैया हम क्या चाहते हैं, हमारे सभी बच्चे क्या चाहते हैं, सभी टीचर क्या चाहते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा। 2017 एसएससी के रिजल्ट में भी यही हुआ। जब रिजल्ट में आपके पास हुआ तो 2017 में जब ये स्कैम हुआ तो इसके लिए जांच बिठाई गई। तो यहां पर भी आपके पास 2024 में हम क्या करें, जांच बिठाए? नहीं, हम जांच नहीं चाहते हैं, जांच की प्रोसेस चाहते हैं। उस प्रोसेस को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जब 2017 में आपके पास प्री हुआ, टीयर 1 हुआ, टीयर 2 हुआ, उसके बाद आपके पास जांच हुई। तो जब जांच हुई तो जांच होने के बाद आपने एग्जाम रद्द तो नहीं किया, आपने किसी प्रकार की एग्जाम को रद्द नहीं किया, आपने एग्जाम को बना रहने दिया। जांच हुई, जांच में आपके पास सर्वे किया गया, सर्वे में आपके पास जो बच्चे पकड़े गए, जो बच्चे आपके पास फ्रॉड थे, उन पकड़े हुए छात्रों को और प्लस आपके पास उन लोगों को, या मैं कहूं उन गैंग को, आपने क्या की, आपने इन लोगों को सजा दे दी और इन लोगों को आपके पास जेल दे दी कि भाई आप लोगों ने स्कैम किया है, मान लिया, बहुत अच्छा काम किया। अब अगर आप यही चाह रहे हैं कि 2024 में भी हम यही करें, हम पहले जांच बिठाएंगे, उसके बाद सर्वे होगा, सर्वे के बाद आपके पास जो बच्चे पकड़े जाएंगे उनको बाहर किया जाएगा वगैरह वगैरह, यही चीज अन्य एग्जाम में भी होती है। ठीक। तो हमको ये नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि न्याय लेट से मिलना और न्याय ना मिलना दोनों ही एक होता है। आपने यहां पर न्याय दिया, यहां पर आपने न्याय दिया ही नहीं है, यहां पर आपने न्याय नहीं दिया। जिन बच्चों ने क्राइम किया है, स्कैम किया है, केवल आपने उन बच्चों को क्या दी है, सजा दी है, न्याय नहीं दिया। न्याय तब मिलता जब इन बच्चों को, जो बच्चे ये पकड़े गए, इन बच्चों के स्थान पर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन बच्चों को आप अंदर ले लेते, तब न्याय होता। ठीक। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने जो बच्चे पकड़े गए आपने उन बच्चों को बाहर कर दिया, बात खत्म, बस क्लियर। अब यहां पर आप चाह रहे हैं कि 2024 के रिजल्ट में भी यही प्रोसेस निपटाई जाए, ये प्रोसेस नहीं किए जाए। जब आपको जांच करना ही है तो आप जांच अभी करिए, अभी वर्तमान में अभी जांच करिए। आप सीजीएल का मेंस मत कराइए, टीयर 2 मत कराइए। ठीक। आप जांच करिए प्री लेवल का, और जब आपके पास टीयर 1 में जो भी बच्चे आपके पास पकड़े जाए उन बच्चे को आप हटाएं, प्लस आपके पास हटाने के बाद उनको सजा दें और इनके स्थान पर नए बच्चों का आप क्या करें, सिलेक्ट करें या आपके पास चयन करें। ये प्रोसेस आपकी सही है, तो ये करिए। इस जैसा मत करिए कि आप बच्चों को हटा दीजिए। क्या फायदा मिला उन बच्चों को, क्या फायदा मिला आज हम जैसे टीचरों को जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एसएससी में स्कैम हुआ? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो उसके हकदार है, वो तो उसमें सिलेक्ट हुए ही नहीं है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था लेकिन इन लोगों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इनको तो सजा दीजिए और इनके स्थान पे नए बच्चों का चयन कीजिए, तब जाकर मिलेगा बच्चों को न्याय। अब आप इसमें चुप्पी साधे हुए, आप इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक। और आपको यह लग रहा है कि कुछ दिन का मामला है, 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन का मामला ठंडा हो जाएगा, आराम से हम अपना मेंस कराएंगे और फिर थोड़ी मोड़ी जो जांच बिठाना होगा बिठा देंगे, अपने 5, 10, 15, 20 बच्चों को जो हटाना होगा हटा देंगे, मामला खत्म, रफा दफा। ये चीज आप गलत समझ रहे हैं एसएससी। ठीक। तो आप जरा इधर देखिए कि आपका बच्चों का साथ कौन दे, यही तो सबसे बड़ी बात है। बच्चे बेचारे अकेले लड़ नहीं सकते, क्योंकि बच्चे अकेले लड़ने जाएंगे तो उनके सामने ढेर सारी समस्याएं आती है। इकोनॉमिकल समस्या आता है, प्रशासन तंत्र का समस्या आता है, किस प्रकार की प्रणाली का इस्तेमाल करें, बच्चे नहीं समझ पाते। एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है, तो कौन किसका साथ दे ये भी पता नहीं चलता। और बच्चे एक साथ बहुत सारे हैं, लेकिन कोई किसी क्षेत्र में है, कोई किसी जोन में है, तो कैसे इस काम चलेगा? तो काम ऐसे चलेगा कि बच्चों का साथ देने के लिए आना होगा सभी हमारे टीचर को। जितने भी हमारे टीचर हैं, जो आपके पास यूट्यूब में आपके पास टीचर है, जो हमारे ऑफलाइन आपके पास टीचर हैं, इन सब टीचरों को आपके पास, जो हमारे ऑनलाइन आपके पास टीचर हैं, जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं, सभी टीचरों को वीडियो बनाना होगी और जरूरत पड़ने पर सड़क में आना होगा। और जो भी आपके पास बच्चों के लिए मदद होगी, एक ग्रुप बनाकर तमाम प्रकार की चीज आपके पास करके इन बच्चों की आपको क्या करना होगी, मदद करनी होगी। किनको? टीचर को। बच्चों की तरफ से कौन लड़ेगा?
बच्चे की तरफ से बच्चे नहीं लड़ सकते, बच्चे केवल साथ दे सकते हैं, और जिन बच्चों के साथ गलत हुआ उनकी जिम्मेदारी आप ही की है। और विशेष तौर पे आपके पास जितने बड़े टीचर हैं, आप सबकी जिम्मेदारी की। जिस प्रकार से बिहार की खान सर ने इस बात का उदाहरण भी दिया, लगातार प्रदर्शन करके उन्होंने 100% पूरे बच्चों का साथ दिया और आज अपनी मंजिल को पाया। ठीक, तो हम टीचरों को सबको मिलके, बड़े से बड़े टीचर को मिलकर एक साथ बच्चों का क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए, तब बच्चों का न्याय होगा। और एसएससी से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया आप जांच बिठाइए, लेकिन जांच समय के साथ लेट मत करिए, क्योंकि न्याय लेट मिलना ही एक प्रकार का न्याय ना मिलना होता है। तो न्याय पाने के लिए, न्याय अगर आप देना चाहते हो तो जांच अभी बिठाइए, टीयर सेकंड मेंस बाद में कराइए, और जो बच्चे पकड़े गए उनको बाहर करिए और उनके स्थान पर मेरिट को गिराइए, और मेरिट को गिराने के बाद जो नए बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको भी मौका दीजिए। आपको नहीं पता बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, लगातार सरकार से परेशान है, और सरकार के बाद आप सरकारी तंत्र होकर, आयु होकर आप भी परेशान करने में लगे हैं। तो क्या मतलब निकला आप और आपकी सरकार में? ठीक, तो आप बच्चों का समर्थन दीजिए, साथ दीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक, या तो साफ साफ आप बोल दीजिए हमको जॉब नहीं देनी है, हमको जॉब नहीं देना, ये सही है, ये बोल दीजिए, बच्चे इससे ज्यादा खुश है। बच्चा अपना कुछ करेगा तो, अपना कुछ सोचेगा तो कि मैं ये बिजनेस करूं, ये कुछ करूं, कि आपके चक्कर में 5-5, 6-6 साल अपनी युवा का पूरा समय बर्बाद तो नहीं करेगा कि चलिए इस साल नहीं होगा अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा तो अगले साल होगा। अपने जीवन के अहम फैसले को डिले कर रहा है, छोड़ रहा है कि चलिए इस साल नहीं अगले साल हम कर लेंगे, अगले साल नहीं उसके 2 साल बाद हम इस चीज को कर लेंगे, पहले हम जॉब निकाल लें। जब आपको जॉब देना ही नहीं है तो बच्चों को मना कर दीजिए साफ साफ, चाहे सरकार हो चाहे आयु हो, बच्चों को साफ मना कर दीजिए। बच्चे उतना विरोध नहीं करेंगे जितने बच्चे अभी परेशान हैं। ठीक, बच्चा अपना काम करने लगेंगे। आपको लगता है कि हम भारत को अमेरिका बना देंगे, अमेरिका में से आपको यह लगता है कि अमेरिका में एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग में 4 लोग बाहर से कमाते हैं और सभी सरकारी जॉब पर आश्रित नहीं है, तो 5 लोग में 4 लोग बाहर से कमाते हैं तो उनका परिवार बहुत अच्छा चलता है। कोई रिसेप्शन में काम करता है, कोई होटल में काम करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है। तो भारत में भी यही किया जाए कि जॉब ना निकाला जाए, वैकेंसी ना दी जाए, तो भारत के लोगों को इतना मजबूर कर दो, भारत की जनसंख्या को, कि उनके परिवार के लोग अपने परिवार के सदस्यों से ये कहने लगे कि आप 10,000 का महीना ही सही लेकिन बाहर जाकर कमाइए। ठीक, आपको ये लगता है इससे देश का विकास हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का विकास हुआ है, क्योंकि अमेरिका में 5 में से 4 लोग कमा रहे हैं, अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, और घर का खर्चा तो परिवार अच्छा तो देश अच्छा। भाई वो अमेरिका है, ये भारत है। अमेरिका की पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन से बहुत कम है, और अमेरिका का क्षेत्रफल 3 गुना है भारत से, जितना भारत है उसका 3 गुना अमेरिका है, और जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर है। तो वहां तो वैसे ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो भारत और अमेरिका में जमीन आसमान का अंतर है, तो अमेरिका की रूल को आप भारत में नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये चीज तभी हो सकती है कि आप ये कह दें कि एकदम से पूरी जनसंख्या कम कर दें। भारत की जनसंख्या इस समय 144 करोड़ प्लस है, आप भारत की जनसंख्या 40 करोड़ कर दीजिए, अभी सब लफड़ा खत्म हो जाएगा। कोई आपका जॉब के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि यहां पर संसाधन इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों को जॉब की जरूरत नहीं होगी, अपना खुद करके अपना पैसा कमा लेगा, खर्चा कर लेगा। ठीक, तो भैया आपसे विनम्र निवेदन है, और भारत के सभी आपके पास हाईलाइटेड और प्रमुख हमारे गुरुजन और टीचर से हमारा निवेदन है, सभी लोग बच्चों का साथ दीजिए और बच्चों के साथ उतरिए और बच्चों को सिलेक्शन कराइए जिन बच्चों का इससे बाहर हुआ है, और सभी वैकेंसियों में हम लोगों को एक साथ करके रहना होगा, तब बच्चों के साथ न्याय होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, और खुश रहिए सभी बच्चे, और सब बच्चों को खुश रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नमस्ते बेटा, जय हिंद।